हाँ, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। अच्छा, एक आध स्टूडेंट और है ना, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आमिर, अब्दुल मोइज, मुबीन, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, जी सर, आ रही है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके पास मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको एरर से बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए, उसमें एरर्स नहीं आने चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आइडियल बिहेवियर की बात करें। एक्चुअल बिहेवियर को अगर आप देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि एक्चुअली आपके पास कोई ना कोई एरर लाजमी एग्जिस्ट करता है किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है। इवन अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर जो है उसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। इवन कॉपर ही आप इस्तेमाल कर लो, उसके क्रॉस भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हमारे पास आइडियल केस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, दो तरह के हमारे पास एरर्स होते हैं।
सिस्टमैटिक एरर के बारे में सबसे पहले हमने ये बात स्टैब्लिश की थी कि सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं बेसिकली ये वो एरर होते हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, आप अपनी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हो, आपकी जो डिवाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जो वेइंग मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हर दफ़ा जो वेट आएगा वो 2-3 kg ज़्यादा आएगा, ठीक है, या 2-3 kg कम आएगा। तो आपके पास अगर तो आपको वेट हमेशा 2-3 kg ज़्यादा आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो एरर है वो सिस्टमेटिक है, या तो हर दफा 2-3 kg ज्यादा आ रहा है या हर दफा 2-3 kg कम आ रहा है, एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो वो आपके पास जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है। लेकिन रैंडम एरर में आपके पास क्या होता है, रैंडम एरर में बेसिकली आपके पास ये होता है कि रैंडमली एरर आता है, कभी आपका पॉजिटिव में आ रहा है कभी नेगेटिव में आ रहा है, और आमतौर पे ऐसा होता है कि जितनी दफा पॉजिटिव में आ रहा होगा उतनी दफा ही नेगेटिव में आ रहा होगा, लेकिन एक ही दफा एक ही क्वांटिटी को आप बार बार मेजर कर रहे हो तो कभी वो पॉजिटिव में एरर आएगा कभी वो नेगेटिव में एरर आएगा। तो ये आपके पास रैंडम एरर है। फिर हमने देखना स्टार्ट किया कि हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर की सोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर की अगर हम सोर्सेज देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स आती है, जो सबसे मेन सोर्स है, वो है हमारे पास सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट, कि आप जो मेजरमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल करें, जो मेजरमेंट का तरीका इस्तेमाल करें, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है वो एरर की एक मेन रीज़न होती है, ठीक है। आपकी मेजरमेंट की टेक्निक, आपकी मेजरमेंट का जो मेथड होता है वो आपकी एक मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से आपके पास एरर आता है, ठीक हो गया। उसमें हमने सबसे पहले जो रीज़न जो एग्जांपल देखी थी, हमने देखी थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है हॉट वाटर का, जिसका आपने टेम्परेचर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर जो आमतौर पे मरकरी वाला थर्मामीटर जो घरों में मौजूद होता है, उससे आपने मेजर करना है। अब आइडियली ये होगा कि आप उस थर्मामीटर को उसके अंदर डिप करोगे, वो हॉट वाटर के अंदर डिप करोगे, तो क्या होगा, आपके थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है वो राइज करना शुरू हो जाएगी, और उसके राइज करने से आप क्या करोगे, उसके राइज करने से आप ये जज करोगे कि आपके पास वाटर का टेम्परेचर कितना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे ही आप थर्मामीटर को, जो कि रूम टेम्परेचर है, उसको डिप करते हो हॉट वाटर के अंदर जो कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे है, तो होता यह है कि आपके पास जो है, आपके पास एक हीट ट्रांसफर होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि हमेशा हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है, या फ्रॉम हॉटर पोर्शन टू कोल्डर पोर्शन। जिस तरह आप बारबेक्यू करते हो तो आप देखते हो ये जो सीख होती है उसका एक एंड काफ़ी गर्म होता है, लेकिन आप ज़्यादा देर उसको रखते हो तो दूसरा एंड भी गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आपके पास हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, जिसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वाटर इन द बीकर टू द थर्मामीटर, ठीक है। जब वो ट्रांसफ़र होती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि कुछ हीट का लॉस होता है। अब जो थर्मामीटर हीट मेजर कर रहा है हॉट वाटर की, उसमें थोड़ा सा लॉस हो चुका है उस हीट का जो कि थर्मामीटर की तरफ मूव कर गई थी पहले ही, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए। तो आपके पास अब जब वाटर का टेम्परेचर मेजर हो रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, हमें ये पता है कि फर्क आएगा क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होगी, लेकिन हमारा थर्मामीटर इस काबिल नहीं होता कि वो उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, या आपको डिस्प्ले कर सके, आपको बता सके कि वाटर का एक्चुअल टेम्परेचर इतना था। वाटर का टेम्परेचर तो वो बता रहा है लेकिन वो उस इफेक्ट को काउंटर नहीं कर रहा जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हीट ट्रांसफर की वजह से जो हीट थोड़ी सी लूज हो गई थी, ठीक है। तो आपके पास एक ये एग्जांपल थी कि आप जो मेजरमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल करते हो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, उसके रिजल्ट में आपके पास ये होता है कि आपके पास थोड़ा सा हीट का लॉस हो जाता है, ये जिस क्वांटिटी को मेजर करे वो थोड़ी सी क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है मेजरमेंट के प्रोसेस की तरफ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मोइज, आमिर, मुबीन? नो सर। अच्छा, अब हम आते हैं आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट, आगे उसकी फर्दर रीजंस देखेंगे, मेजरमेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक मिनट।
जब हम देखेंगे मेजरमेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अभी जो हमने एग्जांपल ली थी वो हमने नॉर्मल एग्जांपल ली थी टेम्परेचर के मेजरमेंट की। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अक्रॉस जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि मेजरमेंट करने के दौरान हमारे पास हमारी जो वैल्यूज है वो इफेक्ट होती है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजर करते हैं, ठीक है। इन एनालाइजिंग सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेजरमेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स थेवेनिन्स थ्योरम इज ऑफन ऑफ ग्रेट असिस्टेंस। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर। आप बेसिकली इस सर्किट को पहले देख लो। ये सर्किट है, इसमें आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 R4 R5 और 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं E1 E2। इसके क्रॉस आप एक वोल्ट मीटर के थ्रू क्या कर रहे हो, वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने एनालाइज करना है, ठीक है, कि आप किसी सिस्टम को जब मेजर करते हो तो आपके मेजरमेंट का जो तरीका है वो एरर इंट्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को एनालाइज करना है, उसके लिए थेवेनिन आपके पास थ्योरम बहुत अच्छा है। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? मसूद आप बताओ, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? मुबीन आप बताओ, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? आमिर अब्दुल मोइज आप में से कोई बताना चाहेगा? तो थेवेनिन थ्योरम ये होता है कि इतने बड़े सर्किट को अगर हम शॉर्ट करके छोटा सा सर्किट बना दें और आखिर में एक लोड आर थेवेनिन और वी थेवेनिन लगा दें तो वो उससे जो नया सर्किट होगा वो इसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है बेसिकली। थेवेनिन जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, आप सर्किट को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो कि बेसिकली आप टर्मिनल्स के क्रॉस देख रहे होते हो, ठीक है। तो उस सर्किट का बिहेवियर सेम रहता है उस सर्किट की तरह निस्बत जिसको आपने स्टार्ट किया था सिंप्लीफाई करना। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे जो सर्किट मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया, ये आपके पास एक सर्किट है, ए और बी टर्मिनल्स के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हो। अब अगर आपको इसका थेवेनिन फाइंड करने का कहा जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे? पहले आप वोल्टेज सोर्सेज को रिमूव करोगे, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर वोल्टेज का इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, फिर आप एक सर्किट बनाओगे जो कि सिंप्लीफाइड सर्किट होगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगी, एक रेजिस्टेंस होगी, और उस सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि इस सर्किट का कंबाइंड बिहेवियर था, ठीक है। अच्छा, for instance, consider a circuit shown in figure in which voltage across resistor R5 is to be measured by a voltmeter resistance Rm. Here Rm acts as a shunt resistance across R5, decreasing the resistance between points A B, so disturbing the circuit. ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं आपके पास, इसको आप आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हो कि आपने इस R5 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में, आपको पता है वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो तो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसमें हम मेजरिंग रेजिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो, आर एम है। ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली इस R5 के पैरेलल है, और इस पैरेलल होने की वजह से ये क्या कर रही है, आपकी रीडिंग को इफेक्ट कर रही है, आपकी मेजरमेंट को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक तरफ आपके पास R5 है, वो आपके पास 1 किलो ओम है, ठीक है, और इसके पैरेलल में आप फर्ज करो एक और 1 किलो ओम लगा देते हो, तो अब आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो क्या बनेगी, 500 ओम, ठीक है। जी अब्दुल मोइज। सर मुझे जाना पड़ेगा, मेरी वालदा बीमार है तो उन्हें डॉक्टर के पास चेक करवाने लेके जाना है, अभी अपॉइंटमेंट है। अच्छा जाओ, अल्लाह हाफिज़ सर। जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि आप क्या कर रहे हो, आप जब मेजरमेंट ले रहे हो तो आपके वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो आपकी जो वोल्टेज मेजर कर रहे हो उस चीज़ को इफेक्ट करेगी, ठीक है। इस इफेक्ट को अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। Therefore, the voltage EM measured by the meter is not the value of the voltage E naught that exists prior to measurement, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो E naught वोल्टेज है जो कि अक्रॉस R5 रेजिस्टर है, ये वोल्टेज और जो वोल्टेज आपका वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है ये वोल्टेज एक जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हो, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो, तो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर देती है, इस वैल्यू को इफेक्ट करती है, मेजर्ड वोल्टेज को इफेक्ट करती है। कैसे करती है इसको हम आगे देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस कैन बी असेस्ड बाय कैलकुलेटिंग ओपन सर्किट वोल्टेज E0 एंड कंपेयरिंग विद EM।
ठीक है, तो हम एक ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। Thevenin theorem allows the circuit of figure 3.1a comprising two voltage sources and five resistors to be replaced by an equivalent circuit containing a single resistance and one voltage source as shown in figure 3.1b। तो हम इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट हम ये बना सकते हैं जिसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस शो हो रही है और आपके पास ये करंट फ्लो कर रहा है और हम इधर इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। For the purpose of defining the equivalent single resistance of a circuit by Thevenin theorem, all voltage sources are presented just by their internal resistance, which can be approximated to zero, as shown in figure 3.1c. Analysis proceeds by calculating the equivalent resistance of sections of the circuit and building these up until the required equivalent resistance of the whole of the circuit is obtained। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहता। ये आपके पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये 2 वोल्टेज सोर्सेज थी, इनको हमने एक शॉर्ट से या एक सिंपल कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्सेज की हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो ना होने के बराबर होगी या जीरो होगी। ठीक है, इसका हमने इक्विवेलेंट फाइंड करना है, हमने बेसिकली ए बी टर्मिनल्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम इन दोनों का सीरीज फाइंड करते हैं, R2 R1 सीरीज में आके R3 के साथ पैरेलल में आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो इक्विवेलेंट बनेगा आपके पास, फर्ज करो ये आपके पास ये बन जाता है, ये आपके पास ये बन जाता है, ये सीरीज में R4 के साथ आता है और फिर पैरेलल R5 के साथ आता है, तो आपके पास अल्टीमेटली एक आखिरी एक रेजिस्टेंस आपके पास बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम आर थेवेनिन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने आर ए बी कहा हुआ है, इन ए बी टर्मिनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये उन्होंने सारी कैलकुलेशंस आपको बताई हुई है। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशंस हुई है, इसको आप बेशक देख लेना बाद। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस आर ए बी कैन थस बी रिटर्न एज, ये आर ए बी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन होगी। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, डिफाइनिंग आई एज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड टू इट, वी कैन राइट इट आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर आर ए बी प्लस आर एम। ठीक है, ये आपके पास सर्किट है। ठीक है, ये आपके पास सर्किट है, हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ई नॉट। ठीक है, जबकि आपके पास करंट, जो टोटल करंट हम अब एज्यूम कर रहे हैं वो हम आई के एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है। आपके पास वोल्टेज जो आउटपुट पे आ रही है वो ई नॉट आ रही है और रेजिस्टेंसेस दो हैं, एक आर ए बी भी है, एक आर एम भी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया, करंट जो है टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ई नॉट ओवर आर ए बी प्लस आर एम है। ठीक है, and the voltage measured by the meter is then given by EM is equal to RM over E naught over RAB plus RM। ठीक है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सर्किट का टोटल करंट जो है वो ये है, ई नॉट मेजर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जिस तरह आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या करते होते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R है। ठीक है, ये जो R होता है ये आपके पास बेसिकली R टोटल होता है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। ठीक है, तो ये आपके पास करंट आ जाता है सर्किट का। ठीक है, ये हमने यहां से अज्यूम किया और इस इक्वेशन को बेसिकली हमने वोल्टेज डिवाइडिंग रूल के थ्रू किया। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना बच्चे? यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना आप? ठीक है, तो दे ये दो। आर एम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया है, तो आर एम ओवर आर ए बी प्लस आर एम इंटू ई नॉट, जो कि आपके पास सप्लाई वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है। ठीक है, तो ये आपके पास ई एम आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास ई एम वोल्टेज आ रही है जो कि मेजर हो रही है, और ई नॉट वो है एक्चुअल वोल्टेज है जो कि एक्चुअली थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट। In the absence of measuring instrument and its resistance Rm, the voltage across AB would be equivalent circuit voltage source whose value is E naught. The effect of measurement is therefore to reduce the voltage across AB by the ratio EM over E naught is equal to Rm over RAB plus Rm। ठीक है, ये बेसिकली जो हमने चीज ये बनाई है, ये इक्वेशन जो बनाई है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बता रही है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस जो है वो आपकी मेजर्ड वोल्टेज को इस रेशियो, इस फैक्टर के हिसाब से क्या कर रही है, वोल्टेज को कम कर रही है, ई एम ओवर ई नॉट की रेशियो के हिसाब से कम करी है, कि एक्चुअली ये होने चाहिए थी लेकिन मेजर ये हो रही है, तो इस रेशियो के हिसाब से आपके पास वोल्टेज कम हो रही है जब आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन का ये मकसद था, इस सारी कैलकुलेशन जो ऊपर हमने परफॉर्म किया उसका ये मकसद था कि हम किसी ऐसी रेशियो पे आ जाए, किसी ऐसे फैक्टर पे आ जाए जो हमें ये बताए कि जब हम एक
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपनी रेजिस्टेंस आर एम है उसको इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो आपके पास इसकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से आउटपुट वोल्टेज ई नॉट जो है इफेक्ट होती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है या इफेक्ट हो जाती है। वो कितनी इफेक्ट होती है, ये फैक्टर जो है ई एम ओवर ई नॉट, ये हमें बता रहा है कि आपके पास आर एम ओवर आर ए बी प्लस आर एम की रेशियो से कम हो जाती है। इसमें आर एम क्या है, आर एम आपके पास जो आपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस है वो है, और आर ए बी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है उस सर्किट की जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे थे। It is obvious that Rm as Rm gets larger, the ratio Em over E naught gets closer to unity। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास Rm लार्जर होती जाएगी उस तरह से आपके पास क्या होता जाएगा, Em ओवर E naught की रेशियो जो है वो क्लोजर टू यूनिटी होती जाएगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि आपके पास फर्ज करो इनिशियली आर ए बी और आर एम दोनों क्या है 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 20 आपके पास क्या आता है 0.5 आता है। लेकिन जैसे ही मैं आर एम को बढ़ाता बढ़ाता क्या करता हूँ, मैं आर एम को इंक्रीज करता करता 100 पे ले जाता हूँ, तो अब आपके पास क्या बनेगा 100 ओवर 110। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 0.9 बन जाएगी। तो जैसे जैसे आर एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब है ये रेशियो आपके पास क्लोज टू 1 होती जाएगी, और जितनी ये वाली रेशियो क्लोज टू 1 होती जाएगी उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि आपके पास जो है मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट होती जा रही है, मेजरमेंट आपकी बेहतर तरीके से होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर ये यूनिटी तो फिर नहीं हो सकता किसी तरह ऑब्वियस सी भी। बात है यूनिटी नहीं हो सकता, लेकिन जितनी ये क्लोज टू वन एरर तो फिर होगी, भी रह जाएगा ना। एरर बिल्कुल रहेगा, एरर बिल्कुल रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे हमें एक जी सर। चीज पता चलेगी जिसको हम अभी थोड़ा सा आगे जाके कंक्लूड करेंगे। ठीक है, भी सिंपल सी बात है, हमें ये पता चलेगा कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजिस्टेंस अगर हम जितनी बड़ी रखते हैं तो इतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है उससे इफेक्ट नहीं होगी। ऐसे ही है, हमने जी अभी सर। यही अखज किया है, हमने यही कंक्लूड किया है कि ई एम ओवर ई नॉट आपके पास वो रेशियो है जो आपको बता रही है कि आपकी मेजरमेंट जो डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस कितना ज्यादा इफेक्ट करी है आपकी आउटपुट वोल्टेज को, या जिस वोल्टेज को आप मेजरमेंट एक्चुअली करना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम जितनी बड़ी आर एम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसका मतलब है आपके पास उतनी ज्यादा ये फैक्टर 1 के करीब होता जाएगा, और उतनी आपके पास वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आती जाएगी या एरर से पाक आती जाएगी, एरर के बगैर आती जाएगी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हम कभी भी आइडियल सिचुएशन को कभी भी रीच नहीं कर सकते, कोई ना कोई एरर हमारे पास रहेगा। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके अभी पढ़ेंगे। ठीक ठीक है है, सर। इट इज ऑब्वियस, ठीक है, कि आर एम जितनी बड़ी होती जाएगी ई एम और ई नॉट की रेशियो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। शोइंग दैट द डिजाइन स्ट्रेटेजी शुड बी टू मेक आर एम एज हाई एज पॉसिबल टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंस ऑफ द मेजर्ड सिस्टम। Note that we did not calculate the value of E naught since this is not required in quantifying the effect of RM। हम एक्चुअल वैल्यू की तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमने E naught को फिजिकली कैलकुलेट नहीं किया, हम सिर्फ ये कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये इससे कंक्लूड कर लिया कि अगर हम RM बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा अगर हमारे पास RM की वैल्यू बड़ी होगी। हम एक एग्जांपल पर आते हैं। इस सर्किट के बारे में उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है। सपोज दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट इन फिगर 3.1 हैव द फॉलोइंग वैल्यूज R1 R2 R3 R4 R5 की उसने वैल्यूज दी हुई है। द वोल्टेज अक्रॉस AB इज मेजर्ड बाय अ वोल्टमीटर whose internal resistance is 9500 ohm। RM की वैल्यू 9500 ohm है। What is the measurement error caused by the resistance of the measuring instrument? तो आपके पास एरर क्या आ रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस की वजह से। तो हमने सबसे पहले आर ए बी कैलकुलेट किया, आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अभी आपको गिवन है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, आपके पास आर ए बी आ गया 500 ओम। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की तो आर एम ओवर आर ए बी प्लस आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास फॉर्मूला है इक्वेशन 2 का। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या की थी, डिराइव की थी। ठीक है, अब आपके पास एरर क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा एरर क्या चीज होती है? अगर आप बताओगे एरर क्या होता है?
असगर, मुबीन आप बताओगे एरर क्या होता है? जी सर, एरर है कोई भी हम अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स है, मतलब हम किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आ जाती है, हमने खुद की है या हमसे रेंडमली हो गई है, तो उसमें जो मिस्टेक्स आती हैं उसको एरर कहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे मेरा मतलब ये था कि आप अगर उसको मेजरमेंट के हिसाब से डिफाइन करना चाहो, एरर आपके पास क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता जी है ना, सर। है ना। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा था, मेजरमेंट एरर क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ई नॉट है और मेजर्ड वैल्यू ई एम है। ई एम को इस फॉर्मूले से हम इस तरह क्या करते हैं, ई नॉट को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास ये बनता है यहाँ पे ई नॉट मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही, ठीक है। और जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ई नॉट माइनस ई नॉट आर एम ओवर आर एम प्लस आर ए बी, ठीक है। और उसमें से ई नॉट आप कॉमन ले लो तो आपके पास ये चीज बन जाती है 1 माइनस आर एम ओवर आर ए बी प्लस आर एम, ठीक है, ये बन जाती है। और ई नॉट माइनस ई एम, ई नॉट और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.95 ई नॉट। इसका ये मतलब है कि आपके पास 5% जो है एरर आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू आपके पास ई नॉट थी, लेकिन जो आपके पास आखिर में जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 0.95 टाइम्स ऑफ ई नॉट आ रही है। इसका मतलब 5% आपके पास एरर है। इसका मतलब अगर आपने 10 वोल्ट एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज आने चाहिए थी तो आपके पास कितनी आ रही होगी, आपके पास आ रही होगी 9.5, ठीक है। सर आपका कहने का मुराद ये है कि पहले हम इतना एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमें हमारे मेजरमेंट इक्विपमेंट पे रीडिंग आ रही है उसमें से इसे माइनस करेंगे और वो हमारे पास एक्चुअल में आ जाएगा कि हमारे पास मेजरमेंट आनी चाहिए। देखो आमिर, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये कहा था कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस ये है, उसको आप एक सर्किट से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो वोल्टेज मेजर हो रही है उसमें और जो एक्चुअली वोल्टेज अपीयर हो रही है उसमें कितना फर्क आएगा, उस चीज को हम एरर कहते हैं। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें पता है एरर किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ओवर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये गौर करने वाली बात है कि हमें एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है सच पता, और हमें मेजर्ड वैल्यू ना ई नॉट पता है ना ई एम पता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो कितनी है, और सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। इससे हमने क्या किया, हमने ई नॉट माइनस ई एम का डिफरेंस फाइंड किया। ई नॉट माइनस ई एम का डिफरेंस आपके पास क्या है, 0.95 ई नॉट आया, ठीक है। तो अब ये चीज हमें ये ठीक है बता सर। रही है कि आप जो एक्चुअली ई नॉट थी, लेकिन आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको क्या मेजर करके दे रहा है, वो आपको 0.95 टाइम्स ऑफ ई नॉट मेजर करके दे रहा है। या आपके पास ये जो आर एम रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वो बेसिकली क्या अपीयर हो रही है, वो 0.95 टाइम्स ऑफ ई नॉट अपीयर हो रही है, ठीक है। और 0.95 टाइम्स ऑफ ई नॉट का क्या मतलब है कि 5% आपके पास एरर है कि ई नॉट की बजाय एग्जैक्ट ई नॉट में यहाँ पे अपीयर होती 0.95 ई नॉट अपीयर हो रही है। इसका मतलब आपके पास जो है 5% का एरर है, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ गए। वोल्टेज की वैल्यू की बात नहीं कर रहे इस केस में कि आपके पास 10 वोल्ट थी और 9.5 आई है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 5% एरर है। अब अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या थी, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, अच्छा अब हम आते हैं जो चीज आप कह रहे थे, एट दिस पॉइंट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कंस्ट्रेंट्स दैट एग्जिस्ट व्हेन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट्स आर मेड टू अचीव अ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इन द डिजाइन ऑफ अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, ठीक है। हमारे पास कुछ ना कुछ जो है जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को आइडियल अच्छी तरह बनाना चाहते हो तो उसमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें होती हैं। जिस तरह के हमारे पास, हमने अभी पहले क्या कंक्लूड किया कि अगर आप मेजरिंग रेजिस्टेंस को, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस है उसको हाई रखते हो
तो आपके पास क्या है, चांसेस हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो काफी हद तक एक्यूरेट मेजर होगी। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतनी आपकी एक्यूरेट वैल्यू मेजर होगी। सच एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल कैरिंग अ पॉइंटर माउंटेड इन अ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करें अभी इस केस में मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की, जो पुराने स्टाइल के हैं, जो पहले इस्तेमाल होते थे, अभी भी आपको नजर आते होंगे, लेकिन अब इतने वो कॉमन नहीं है, अब डिजिटल वोल्टमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बाद। है ना सर ये? जी, एनालॉग, एनालॉग, हाँ, है ना? मूविंग कॉइल वोल्टमीटर एनालॉग होता है, ठीक है, एनालॉग जी वोल्टमीटर की ठीक। बात करें। सच एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल कैरिंग अ पॉइंटर, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आपके पास क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। आपके पास एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंटर को प्रोवाइड की जाती है। एज द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, द इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड जनरेटेड and the field fixed field causes the pointer it carries to run in proportion to the applied current। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसकी हम वर्किंग बाद में पढ़ेंगे। आपके पास बेसिकली ये होता है, आपके पास एक कॉइल होती है, आपके पास एक पॉइंटर होता है, और आपके पास एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जब आपके पास कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसी परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से आपका कॉइल जो पॉइंटर है वो मूव करता है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है मोटर में इसी तरह होता है, डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आप सप्लाई देते हो आर्मेचर को, फील्ड वाइंडिंग बेसिकली उसमें कोई भी नहीं होती परमानेंट मैग्नेट मोटर में, आपकी मैग्नेट की वजह से फील्ड होती है, एक फील्ड की वजह से एक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक आर्मेचर की वजह से और एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से। जब आप आर्मेचर को सप्लाई देते हो तो वो वाली फील्ड परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है और मोटर रोटेट करती है। इसमें भी ऐसे ही है कि आपके पास एक कॉइल है, जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो तो बेसिकली उस कॉइल में करंट फ्लो करता है। उस करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, और आपका पॉइंटर जो है वो क्या करता है, टर्न करता है, रोटेट मूव करता है। The simplest way of increasing the input impedance of the meter is either to increase the number of turns in the coil or to construct the same number of coil turns with a higher resistance material। अब हम बात करते हैं RM की, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस है। इस केस में वो किसकी वजह से है, वो उस कॉइल ऑफ वायर की वजह से है। ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो कॉइल ऑफ वायर की वजह से है। ठीक है, तो कॉइल ऑफ वायर की रेजिस्टेंस बढ़ाने के दो तरीके हैं। कॉइल है, कॉइल का ये मतलब है कि आप उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, उसको ज्यादा बल दो, तो इसका ये मतलब है कि आपकी लेंथ एक तरह से बढ़ रही है, और लेंथ बढ़ने का मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। सेकंड तरीका ये है कि आप कॉइल्स तो उतनी रखो, लेकिन जो आप वायर इस्तेमाल कर रहे हो वो आप ज्यादा थिकनेस की इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है आपके पास, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब है कि ओवरऑल आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस क्या है, वो बढ़ जाएगी। इस पॉइंट की समझ आई है जी सर, आ गई। कि अगर आप आर को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप आर को इंक्रीज करना चाहते हो, तो या तो आप ये करो कि नंबर ऑफ कॉइल, जो कॉइल ऑफ वायर है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दे दो, या सेकंड आप ये करो कि आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर दो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, कॉपर के अलावा कोई और मटेरियल इस्तेमाल कर लो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, however, either of these solutions decrease the current flowing in the coil, giving less magnetic torque and thus decreasing the measurement sensitivity of the instrument। ठीक है, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसका ये मतलब है कि जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट कम फ्लो करेगा, और करंट कम फ्लो करने के नतीजे में आपके पास क्या होगा कि आपकी जो नॉब थी, जो पॉइंटर था, वो आपके पास उसको मूव करने के लिए करंट, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता था करंट के फ्लो की वजह से, वो कम प्रोड्यूस होगा और वो डिफ्लेक्शन कम शो करेगा। प्रॉब्लम की समझ आई है कि जब कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती थी, अगर वो करंट कम फ्लो कर रहा है कॉइल में तो डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय चेंजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच दैट लेस टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न द पॉइंटर बाय अ गिवन अमाउंट। तो इस चीज को हम कैसे काउंटर करते हैं कि आपके पास जो पॉइंटर है उसके साथ एक रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग भी होता है,
एक स्प्रिंग होता है जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है कि नॉर्मल कंडीशन में आपके पास जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हुई तो वो जो आपके पास पॉइंटर है वो जीरो पे रहे, वो सेंटर में रहे, ना वो इधर जाए ना वो उधर जाए, वो जीरो में रहे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो जो स्प्रिंग है उसके साथ इस तरह से सेटिंग कर देते हैं कि वो रिस्ट्रेन कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो रिस्ट्रेन कम करता है तो अब आपके पास थोड़े करंट की वजह से उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है जितनी पहले ज्यादा करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। इस पॉइंट की समझ आई है? शायद निडल जो 0 पे स्टेबल करते हैं उसके वो पॉइंट समझा दें दोबारा से। देखो बेसिकली ठीक है, आप इस तरह से एग्जांपल लो कि आपके पास जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसकी सुई जब आप जीरो वोल्टेज मेजर कर रहे हो वो सेंटर में रहती है। ठीक है, तो सोचने वाली बात जी यह कि सर। वो सेंटर में फिक्स क्यों रहती है, वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर क्यों नहीं डिप कर जाती? ऐसे ही होने चाहिए ना आइडियली कि उसको लेफ्ट या राइट साइड पे चले जानी चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी या किसी और फोर्स की वजह से, लेकिन वो नहीं बिल्कुल सर। जाती। ठीक है, वो क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमने उसको एक स्प्रिंग के साथ इस तरह से अटैच किया होता है कि जब आप कोई वोल्टेज नहीं मेजर कर रहे हो तब वो स्प्रिंग उसको अपनी जगह पे इंटैक्ट रखता है, जीरो में रखता है, सेंटर में रखता है। लेकिन जब आप कोई वोल्टेज मेजर करना शुरू करते हो तो आपके पास वो जो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से और वो फोर्स प्रोड्यूस करता है और वो फोर्स उस स्प्रिंग की फोर्स से ज्यादा होती है और आपके पास क्या होता है कि वो जो पॉइंटर है वो लेफ्ट या राइट साइड पे क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि वो जो स्प्रिंग था जिसकी फर्ज करो पहले कुछ फोर्स थी, उसकी होल्ड करने वाली फोर्स को हम क्या कर देते हैं, क्योंकि जब आपके पास सुई लेफ्ट या राइट की तरफ मूव कर रही है तब भी स्प्रिंग की फोर्स तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग कॉइल की फोर्स स्प्रिंग की फोर्स से ज्यादा हो गई है तभी वो लेफ्ट या राइट पे रोटेट कर रहा है। तो हम ये करते हैं कि स्प्रिंग तो लगाते हैं लेकिन उसको कम फोर्स वाला लगाते हैं कि इतनी फोर्स तो उसकी होती है कि उसको सेंटर में रखता है, लेकिन अब आपके पास जब आपने सिस्टम की रेजिस्टेंस कॉइल की रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, करंट कम है, तो अब आपके पास जब वो नॉब मूव करेगी तो वो जो आपके पास स्प्रिंग है अब वो नॉब की मूवमेंट को कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कम ऑपोजिशन ऑफर करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। सिंपल आप ये कह लो कि पहले हमने एक पतला मोटा स्प्रिंग इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन जब हमने अपनी कॉइल की रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो हम एक पतला स्प्रिंग इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपकी सुई को मूव करने के लिए अब कम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। मेरी बात की समझ आई है आमिर? आमिर, मुबीन, आपको मेरी बात की समझ आई है? सर आ गई है, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। ठीक है, तो जी इस तरह सर। से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, however, this reduces the ruggedness of the instrument and also demands better pivot design to reduce friction. लेकिन इसके भी कुछ आपके क्या है नुकसानात हैं कि फिर क्या होता है आपके पास वो सुई, क्योंकि उसका स्प्रिंग आपने जो अपोजिंग स्प्रिंग है जो आपका नॉर्मल कंडीशन में उसको मेंटेन रखता था, वो स्प्रिंग आपने बहुत हल्की वैल्यू का किया है, तो आपके पास जो सुई है वो सडन मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, वो स्टेडीली मूव नहीं करेगी एकदम से, वो बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे की तरफ चली जाएगी और बाद में वो स्टेबल होगी। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या कह लो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका नुकसान है। ठीक है, दिस हाईलाइट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बट टायरसम इन प्रिंसिपल इन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन। ठीक है, any attempt to improve the performance of an instrument in one respect generally decreases the performance in some other aspect। ठीक है, आप किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर एक क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये लाजमी बात है कि कहीं और आप जो है उसकी किसी क्वालिटी को डिक्रीज कर जाओगे, किसी और क्वालिटी को आप कम कर दोगे। किसी एक फैक्टर को अगर आप बेहतर बना रहे हो तो दूसरे को आप कम करोगे। जिस तरह आप गाड़ी की एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक पावरफुल इंजन लगाना पड़ेगा। अगर आप पावरफुल इंजन लगा रहे हो तो आपको गाड़ी का वेट जो है वो कम करना पड़ेगा। इस तरह का आपके पास एक चीज होती है जहां पे कहीं ना कहीं आपको किसी एक चीज पे, किसी एक पैरामीटर पे
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाते हो, कोई आप शूज परचेज करने जा रहे हो, तो आप हमेशा ये देखते हो, आप चाहते हो कि आप अच्छी से अच्छी चीज लो, लेकिन आपके पास रिस्ट्रेंट क्या होता है, पैसों का रिस्ट्रेंट होता है। आप या तो आप पैसों पे लिमिट लगा दोगे कि इतने पैसों में इतनी अच्छी चीज ही मिल सकती है। अगर आप और अच्छी चीज लेना चाहते हो तो आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर एक चीज पे आपको अच्छी चीज मिल रही है तो दूसरी साइड पे आपका नुकसान हो रहा है कि आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी यही रूल है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हो तो एक पैरामीटर उसको अगर आप बेहतर बनाओगे तो एक किसी और पैरामीटर को आप क्या कर रहे होगे, कम भी कर रहे होगे। मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ बच्चे, इस मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। ओके सर।